अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, हमारा जो सिलसिला चल रहा था सबक का, वो हम पढ़ रहे थे असल मसला। मैंने आपको बताया था कि विरासत के किसी भी केस को हल करने के लिए असल मसला ये इंतहाई ज़रूरी है। तो हमने पढ़ा था पहली सूरत कि अगर सारे के सारे बुरासा जो हैं वो असबा है, या सारे के सारे बुरासा जो हैं वो असाबुल फुरूज हैं, और सब का ताल्लुक एक ही नोयत से है, यानी सारे बेटे हैं या सारे भाई हैं, एक ही नोयत बन रही है, तो इस सिलसिले में उनकी जो तादाद है वही असल मसला बन जाएगी। और वही तादाद को असल मसला बना के माल तकसीम कर दिया जाएगा। अब है दूसरी सूरत कि अगर मसला के सब वरसा असबा मुजक्कर और मुन्नस यानी असबा बिल गैर एक ही किस्म से हो, जैसे बेटा है, बेटी है, या भाई बहन है, तो इस सूरत में विरासत तकसीम कैसी होगी? यानी जो लेने वाले हैं वो हैं तो असबा ही, लेकिन उसमें मुजक्कर और मुन्नस मिक्स हैं। मुजक्कर और मुन्नस है, मिक्स हैं। तो है उनका ताल्लुक एक ही नोयत से। जैसे अगर बनुवत से ताल्लुक हो तो बेटे हैं, बेटों के साथ कौन आएंगी? बहनें। ऐसे ही है ना? बेटों के साथ कौन आएंगी? बेटों के साथ कौन आएंगी, जरा बताइएगा। बहनें नहीं आ सकती? बोले भाई, बेटों के साथ बेटियां आएंगी कि बहनें आएंगी? जो मसला हम पढ़ रहे हैं उसमें बेटों के साथ बेटियां ही आएंगी। मैं आप लोगों को जरा चेक कर रहा था, सब ने बेटियां ही कहा है, शाबाश। अच्छा जी, तो इस सूरत में विरासत कैसे तकसीम होती है? अच्छा, ये मसला ना विरासत का बड़ा कॉमन सा है और है भी आसान, लेकिन अक्सर लोग इस मसले में कंफ्यूज हो जाते हैं। जरा इसको समझिएगा। जब भी, मिसाल के तौर पर, अक्सर लोगों का ये सवाल होता है जी, मेरे ख्याल में कल के परसों किसी ने पूछा कि अ, तीन बेटे हैं मरने वाले के और एक बेटी है, तो विरासत कैसे तकसीम होगी? जब भी मरने वाले के बेटे और बेटियां मौजूद हो, ये मेरी बात हमेशा के लिए है, इसको एक दफा याद रख लें, ये आपकी हर जगह इस केस में लागू होगी। अगर बेटे बेटियां इकट्ठे हैं, बेटों की तादाद बोलें, मिसाल है, एक केस में बेटे तीन हो गए और बेटी एक हो गई। एक केस में पांच बेटे हो गए और पांच क्या हो गई, बेटियां होंगी। ठीक है। एक केस में क्या हो गया जी, क्या हो गया जी, एक केस में पांच बेटे और तीन बेटियां। तो अब इन सारे केसेस का हल एक ही है। बेटे जो है ना, बेटे उनके आपने दो हिस्से बनाने हैं और बेटी का एक। तीन बेटे तो तीन के दो दो, हर बेटे के दो दो हिस्से करें तो तीन दूने, बोले कितने बन गए? बेटों के कितने हिस्से बन गए? छह। और एक बेटी, छह और एक, छह प्लस एक, सात। तो आपने कुल माल के सात हिस्से करके तीन
दो दो हिस्से बेटों को और एक एक हिस्सा बेटी को दे देना है। अच्छा, अगर 5 बेटे हैं तो 5 बेटों के कितने हिस्से बनेंगे? शाबाश। अगर 5 बेटे हों तो 5 बेटों के कितने हिस्से बनेंगे? 10। और बेटियां कितनी है? 5। तो टोटल कितने बन गए? 15। तो कुल माल के 15 हिस्से बनाकर, जैसे बिल फर्ज अगर रकम हो कितनी? 9 लाख रुपया। अगर रकम क्या हो? 9 लाख हो, तो कितने हिस्से बनेंगे? 15। कितने हिस्से बनेंगे? 15। अब इसका आसान हल क्या है? 9 लाख जो है, इसको तकसीम करें 15 पे, तो 60,000 रुपये आते हैं। तो हर बेटे को दो दो देने हैं। 60,000 ज़रबे दो, 1,20,000 एक एक बेटे के, और बेटी के 60,000। ठीक है। अच्छा, 5 बेटे और तीन तीन बेटियां, यहाँ पे कुल कितने हिस्से बनेंगे? 5 बेटों के 10 और 3 बेटियां, उनके 3, 13। तो ये हमेशा याद रखने वाली बात है। इसे आपको भूलना नहीं चाहिए। यानी ये हमेशा ऐसे ही होता है। बेटों और बेटियों की जब भी आपने विरासत निकालनी है तो आपने इस उसूल को मद्देनजर रखना है। देखें जी, अगर बेटा और बेटी, बहन और भाई और बहन हो, तो कुरानी कायदा लिज़्ज़कर मिस्लु हद्दिल उन्सयैन के तहत मुज़क्कर को 2 और मुअन्नस को 1 शुमार करेंगे, और इनकी तादाद का मजमुआ असल मसला होगा। अब देखें, उसने नीचे केस भी दिए हैं। हल करें, कौन हल करेगा? शाबाश, हाथ उठाओ, जल्दी करो, जल्दी करें। अच्छा जी, मैं नाम लेता हूँ फिर किस किस का। हाथ खड़ा करें भाई। और भाई, बीवी शोर उनके फर्जी हिस्से होते हैं, उनके हिस्से देने के बाद, उनके हिस्से देने के बाद हो। एक मिनट जी। चलें जी, शाबाश। हाँ जी, आप हैं उस्मा अशरफ, आप इस मसले को हल करें। शाबाश। मिसाल, एक आदमी फौत हुआ। जी। एक आदमी फौत हुआ, इसके 2 बेटे और 3 बेटियां। जी। जी बोले। और 2 बेटा। जी सर, क्या बोलूं? आगे भी पढ़ो। हाँ हाँ, 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। कैसे मसला हल होगा? कितने हिस्से बनेंगे? जी, ये हिस्से बनेंगे, बेटों को चले जाएंगे, और 3 हिस्से जो है वो बेटियों को चले जाएंगे। अच्छा जी, देखें, 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं, तो बेटों के कितने हिस्से बनेंगे? 4। बेटों के कितने हिस्से बनेंगे? 4। अच्छा, और जो बेटियां हैं, उन्हें कितना मिलेगा? तीन तीन हिस्से बेटियों को। हाँ जी, ठीक है। चलिए, आप अपना माइक बंद कर दें। अगर किसी मसला में सिर्फ एक ही साहिब फर्ज और दूसरा वारिस असबा हो, तो असल मसला
साहिब फर्द के नसीब की कसर होगा। भाई मेरी तरफ से नेट का मसला बन रहा है, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे बताइएगा जरा। चलें ठीक है। अच्छा, शायद मुझे आपके मैसेजेस लेट मिल रहे हैं। अच्छा आगे देखें जी, इस तीसरी सूरत को समझें। असल मसला की तीसरी सूरत ये वाली। अगर किसी मसला में एक ही साहिब फर्द और दूसरे वारिस असबा हों तो असल मसला साहिब फर्द के नसीब की कसर होगा। क्या मतलब जी? साहिब फर्द के नसीब, नसीब का माना हिस्सा और कसर का माना बटे के नीचे वाला। जैसे मिसाल के तौर पर 1/4 है, तो ये 4 जो है इसको क्या कहते हैं? कसर। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? शुमार कुनिंदा। ये मैथ के अंदर आपने पढ़ा होगा। ऊपर वाले को शुमार कुनिंदा कहा जाता है और नीचे वाले को कसर कहा जाता है। ठीक हो गया जी? मिसाल, एक आदमी फोत हो गया, उसने अपनी बीवी और बेटा जिंदा छोड़ा। इस मिसाल में बीवी को अच्छा आप देखें, एक शख्स फोत हो गया, उसके वरासा कौन है? एक बेवा है और बेटा। अच्छा जी बताएं, बेवा को कितना मिलेगा? बेवा का हिस्सा कितना होगा? 1/8। और बेटा ये क्या बनेगा? असबा। बेटा क्या बनेगा? असबा बनेगा। तो अब असल मसला क्या बन जाएगा? 8। क्योंकि एक ही फर्जी हिस्से वाला है ना। फर्जी हिस्से वाला कितने बंदे हैं? एक ही है। तो 8 असल मसला बना के कुल माल के 8 हिस्से करके एक हिस्सा बेवा को देकर बाकी जो 7 हिस्से होंगे वो किसे दे देंगे? बेटे को दे देंगे। बेटे को दे देंगे। ठीक है, दोबारा पलटें जी किताब पर। एक आदमी फौत हो गया, उसने बीवी और बेटा जिंदा छोड़ा। इस मिसाल में बीवी को जायदाद का 1/8 मिलता है और बेटा बतौर असबा वारिस है। बीवी के नसीब 1/8 की कसर 8 है, इसलिए असल मसला 8 हुआ। ये थोड़ा उसने अजीब लिखा है, लेकिन मैंने आपको सादा अल्फाज में बात समझा दी है। चौथी सूरत, अगर किसी मसले में एक से ज्यादा असाबुल फुरूज हो तो इस मसले का असल मालूम करने के लिए दर्ज झैल अमल करना होगा। मीरास के उलमा ने 6 मुकद्दरा मुकद्दरा फुरूज को 2 ग्रुपों में तकसीम किया है। वो 2 ग्रुप है 1/4। जी व्हाइट बोर्ड पे आ जाएं। अच्छा मुझे यह बताएं कि आपको वो हिस्से याद है? आपको हिस्से याद है जो हिस्से आपको बताए गए थे? देखें, इन हिस्सों के 2 ग्रुप बना लें। 1/2, 1/4 और 1/8। ठीक है,
और इधर 1/3 और फिर है 1/6 और फिर है 2/3। अच्छा, कुल ये सिर्फ 6 हिस्से होते हैं, ये बात ज़हन में रखनी है। जो फर्जी हिस्से हैं वो ये सिर्फ ये 6 हैं। फर्जी हिस्से कितने हैं? बोलें शाबाश। फर्जी हिस्से कितने हैं? सारे बोलें। सिर्फ एक बंदे ने बताया है, दो। बाकी बोलें, बाकी भी बोलें शाबाश। फर्जी हिस्से 6 हैं, फर्जी हिस्से 6 हैं। अच्छा, हमने इनके कितने ग्रुप बना लिए? ये 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। 1/2, 1/4, 1/8, ये एक ग्रुप हो गया। और 1/3, 1/6 और 2/3, ये दूसरा हिस्सा हो गया। अच्छा, अगर एक से ज्यादा हिस्से हैं लेकिन वो एक ही कैटेगरी से हैं, एक ही कैटेगरी से हैं। मिसाल के तौर पर एक हिस्सा है, उसमें बेटी है, मिसाल के तौर पर बेटी का है 1/2। शोर है, शोर का है 1/4। ठीक है। तो आप अब आपने क्या करना है, असल मसला किसको बनाना है? इनमें से बटे के नीचे देखें, जो बड़ा होगा बटे के नीचे। अब 2 और 4 में से कौन बड़ा है? बटे के नीचे 2 और 4 में से कौन बड़ा है? 4। तो असल मसला क्या बन जाएगा? 4। असल मसला क्या बन जाएगा? 4। अगर इसी तरह एक मसला है, मिसाल के तौर पर उस मसले में 1/2 है और 1/4 भी है और मिसाल के तौर पर 1/8 भी है। अगर एक ही ग्रुप में से हो तो अब 8 जो है वो क्या बन जाएगा? असल मसला बन जाएगा। अगर हम यही बात दूसरे ग्रुप के बारे में अप्लाई करें तो मसलन 1/3 है और 1/6 है, तो असल मसला क्या बनेगा? 6। ठीक है। और अगर अगर हो 1/3 और 2/3, तो फिर असल मसला क्या होगा? 3। यानी अगर मुख्तलिफ हो तो उसका उसूल ये है, अगर एक ही जैसे हो, जैसे मिसाल के तौर पर 1/2, 1/2, फिर असल मसला 2 बनेगा। और अगर बहुत सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊं ना, तो जिनके जितने भी हिस्से हैं उनका जू अजाफी अकल ले लें। जू अजाफी अकल, जू अजाफी अकल जो है वो असल मसला होगा। और अगर ये आपस में मुख्तलिफ हो, यानी इधर से 2 है, इधर से 2 है, 2 अगर इनमें से किसी ग्रुप के साथ भी मिलेगा तो असल मसला क्या आएगा? 6। अगर 2 इनमें से किसी के साथ भी मिलेगा तो असल मसला क्या आएगा? 6। और 4 इनमें से किसी के साथ भी मिलेगा तो असल मसला क्या आएगा? 12। और अगर 8 इनमें से किसी के साथ भी मिलेगा तो असल मसला क्या आएगा? 24। ये आगे लिखा हुआ भी है, टेंशन नहीं लेनी, आगे आ रहा है। मैंने तो एक आपको वैसे बता दिया ना भाई, बाकियों को भी समझ आई है। ये उम्मे उमर लिखी जा रही है, उम्मे उमर ने तो पहले तीसरी दफा उम्मे उमर पढ़ रही हैं, तो आप बाकी लोग उन्हें समझ आ गई। यानी कुछ लोग तो पहले भी उन्होंने पढ़ा हुआ है ना, इसलिए उनके लिए तो ये चीज नई नहीं है। सादा सा मसला, जू अजाफी अकल। जू अजाफी अकल क्या होता है? देखें,
मिसाल के तौर पर जू इजाफी अकल कैसे निकालते हैं? 1/3 है और इधर 1/6 है, ठीक है। और मिसाल है 1/2 है। जू इजाफी अकल कैसे निकालते हैं? इन इन रकमों को नीचे रखते हैं, 2, 3, 6। सबसे छोटे पे इसको तकसीम करते जाते हैं, 2, 1, 3 ऐसे ही आ गया। और 6 को 2 पे तकसीम किया तो 3, फिर 3 पे तकसीम किया, 1, 1, 1। अब 2 ज़रब 3 बराबर 6। यह जू इजाफी अकल होता है, जिसको आप गालिबन इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलसीएम। हर एक को पता चल गया? कोई ऐसा बंदा जिसको ना पता हो वो हाथ खड़ा कर लें। अच्छा जी, ये जी उलमा ने 2 ग्रुप बनाए हैं। पहला ग्रुप क्या है जी? पहला ग्रुप है 1/2, 1/4 और 1/8। और दूसरा ग्रुप है 2/3, 1/3 और 1/6। ठीक है। तो अब ये आगे इनके कायदे पढ़ें जी। कायदे क्या हैं जी? पहला कायदा, पहला असूल, अगर किसी मैयत के सब वारिसों के फरूज का ताल्लुक सिर्फ पहले ग्रुप से हो या सिर्फ दूसरे ग्रुप से हो, तो असल मसला इन वारिसों के नसीब की बड़ी कसर होगा। ये मैं आपको बता चुका हूं। मिसाल के तौर पर अगर सबका ताल्लुक एक ग्रुप से है, 1/4 और 1/8, तो कसर कसर जो बड़ी होगी, ये देखिए 8 बड़ी है ना, तो 8 असल मसला बन जाएगा। जैसे जी, एक आदमी फोत हो गया, उसने अपनी बीवी, बेटी और भाई को जिंदा छोड़ा। एक आदमी फोत हो गया, उसने अपनी बीवी, बेटी और भाई को जिंदा छोड़ा। तो बताएं जी, बीवी का हिस्सा क्या है? बोले शाबाश। बेवा का हिस्सा क्या है? कसर कहते हैं बटे से नीचे वाले को। 1/8 है ना, तो नीचे वाला जो 8 होगा वो कसर होगा। अच्छा देखें, अब बेवा का हिस्सा क्या है? 1/8। बेवा का हिस्सा क्या है? 1/8। और बेटी का हिस्सा क्या है? बेटी का हिस्सा क्या है? 1/2। और जो भाई है ये क्या है? भाई क्या है? असबा। तो अब 2 और 8, तो असल मसला क्या बनेगा? 8। असल मसला क्या बनेगा? 8। तो 8वां हिस्सा, 8 में से 1 बेवा को, 4 बेटी को, और जो बाकी 3 बच जाएंगे वो भाई को। बेवा कुल माल के 8 हिस्से करके बेवा को 1, क्योंकि 8, अगर कुल माल के 8 हिस्से हो तो 1 हिस्सा बेवा का, और 4 हिस्से जो है वो किसके? 4 हिस्से बेटी के। और भाई को कितना मिलेगा? बकिया जो 3 हिस्से बच गए 8 में से, वो 3 हिस्से मिल जाएंगे भाई को। अच्छा जी, आगे चलें जी। एक और इन्होंने मिसाल दिया जी। एक औरत फोत हो गई, उसने 2 बेटियां, एक माँ और चचा को जिंदा छोड़ा। किस किस को जिंदा छोड़ा? 2 बेटियां, एक माँ और चचा। यूट्यूब पे भी कोई लोग हैं तो लिखें भाई, मैं आपको भी देखूं कि आप लोग क्या लिख रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं,
कि दो बेटियों का क्या हिस्सा बनेगा। वरासा कौन है? दो बेटियां। तो दो बेटियों के कितने हिस्से बनेंगे? बोलने शाबाश। दो बेटियों को कितना मिलेगा? 2/3। और आगे कौन है जी? माँ। मरने वाले की माँ। तो मरने वाले की माँ को क्या मिलेगा? कितना हिस्सा मिलेगा मरने वाले की माँ को? 1/6। जल्दी लिखें भाई। 1/, मरने वाले की माँ को कितना मिलेगा? 1/6 मिलेगा। और चाचा, मरने वाले का चचा। अब देखें, मरने वाले का बेटा भी कोई नहीं, मरने वाले का बाप दादा भी कोई नहीं, मरने वाले का भाई भी कोई नहीं। तो मरने वाले का जो चचा है, चचा क्या बन जाएगा? असबा। चचा क्या बन जाएगा? असबा। तो अब 2/3 और 1/6 एक ही ग्रुप से इनका ताल्लुक है, तो असल मसला क्या बन जाएगा? असल मसला क्या बन जाएगा? बोले भाई, असल मसला क्या बनेगा? आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? भाई आप, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? चलें ठीक है। तो अब असल मसला क्या बन गया था? 6। असल मसला क्या बन गया था? 6 बन गया था। बहरहाल जी, अगर ये अलहदा अलहदा ग्रुप हों तो फिर मैंने आपको बता दिया, दो अगर दूसरे ग्रुप के साथ मिले तो असल मसला 6, 4 मिले तो असल मसला 12, और 8 मिले तो असल मसला 24। इस पे खामखा टाइम नहीं लगाते, ये मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करवा लूंगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। तो इसके बाद ये खामद की विरासत। अब प्रॉपर जो है ना, वो कह लें कि आपका विरासत शुरू हो गया, यानी इसमें अब आप जो है वो विरासत तकसीम करेंगे और हर एक की हालतें पढ़ेंगे। तो खामन की दो हालतें हैं। खामन की विरासत, खामन मीरास में खामन की दो हालतें हैं। पहली हालत, खामन को फौतशुदा बीवी के तरके का 1/2 हिस्सा मिलता है, अगर बीवी की कोई औलाद ना हो तो। अगर बीवी की कोई औलाद ना हो, जैसे बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है। ठीक है। अच्छा, बीवी बीवी की विरासत के हवाले से एक दो बातें अर्ज कर दूं। हमारे यहाँ जब ये बात अमूमन की जाती है कि बीवी की विरासत से शोहर को क्या मिलेगा, तो बीवी की विरासत में से निकलता क्या है? अमूमन बीवी की विरासत में से क्या निकलता है?
हक महर का जेवर, ठीक है, या कोई अगर उसको उसके माँ बाप की तरफ से विरासत मिल गई तो वो, अदरवाइज कुछ भी नहीं। शरई नुक्ता नजर से इस बात को जहन में रखें। ये पॉइंट मैंने पहले भी आप लोगों को बयान किया था कि अगर किसी के ऊपर बर्डन ना हो ना, बर्डन, तो बर्डन का ना होना इंसान को नाकारा बनाता है। इंसान को क्या बनाता है? नाकारा। और इसी तरह बर्डन का ना होना, कोई मुस्बत काम का ना होना, ये इंसान को क्या बनाता है? मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि इंसान अपने आप को मनफी चीजों में ही सर्फ कर लेता है। आप अमूमन खवातीन की रूटीन को देखें, खवातीन की क्या रूटीन है? सुबह शोर घर से चला गया, बच्चे स्कूलों को चले गए, तो 2 घंटे बैठ के टीवी देख लिया, कुछ छोटा मोटा घर का काम कर लिया, और कोई यानी मेजर इस तरह का काम आपको नहीं मिलेगा। तो इस्लाम जिस तरह मर्द को कारोबार का जो है ना वो मौका फराहम करता है, इसी तरह खवातीन के पास भी ये मौके मौजूद हैं। तो खवातीन की विरासत में, यानी बीवी की विरासत में, सिर्फ यही चीजें नहीं निकलनी चाहिए। कोई भी मुस्बत काम करके वो साथ साथ अपना रोजगार भी चला सकते हैं। ऐसे कई काम निकल सकते हैं। बहरहाल उसके लिए खामन की इजाजत जरूरी है। ऐसे कई काम निकल सकते हैं कि जिसमें खवातीन जो है वो घर बैठ कर अच्छा रोजगार कमा सकती हैं, उससे माल कमा सकती हैं। और अब वो जितना माल होगा वो किसका होगा? औरत का होगा। जाहिर बात है, औरत का नानो नफका तो शोहर ने पूरा करना है। अच्छा, इसमें यह बात भी अर्ज कर दूं कि शोहर ने नान नफका पूरा करना है। अय्याशी अगर करनी है तो वो अपने माल से कर सकती है। शोहर तो उतना ही देगा ना जो, जितनी उसकी इस्तात ताकत होगी। अमूमन खवातीन ये भी पूछती हैं जी हम सदका करना चाहती हैं, तो शोहर के ऊपर कोई फर्ज नहीं है कि वो आपको माल दे और आप उससे सदका करें। वो आपने अपने माल से करना है अगर आप करना चाहें तो। फर्ज नहीं है, बाकी अगर कोई शोहर दे दे तो अच्छी बात है। तो बहरहाल ये चंद बातें अर्ज की कि खवातीन के पास अपना माल होना चाहिए, ये अच्छा है, बेहतर है। इस्लाम इस चीज की हौसला शिकनी नहीं करता। आवाज आहिस्ता करो। इस्लाम इस चीज की हौसला शिकनी नहीं करता। और ये जो अमूमन कह दिया जाता है ना जी, इंडिपेंडेंट, कि लड़की जो है वो क्या होनी चाहिए जी? खुद मुख्तार। असल में मॉडर्न थॉट्स वाले तो इसका और माना लेते हैं। इस्लाम इस चीज की इजाजत खुद खवातीन को देता है। और हम खुद कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ताकि कल को अगर मिसाल के तौर पर जिंदगी के नशेबो फराज में किसी भी जगह खड़े हो, तो औरत के पास कोई अपना सिलसिला होना चाहिए। बहरहाल जी, वापिस आते हैं अपनी विरासत की तरफ। तो खावंद को फौजशुदा बीवी के तरके का 1/2 हिस्सा मिलता है अगर बीवी की कोई औलाद ना हो, जैसे बेटा बेटी पोता पोती में से कोई भी ना हो। अच्छा, औलाद किसकी चेक करनी है? बीवी की। एक खामन फोत हो गया, एक औरत फोत होगी, उसने अपना खामन और भाई जिंदा छोड़ा। अब देखें, खामद है,
औरत का और भाई है, तो बताएं जी खामन को कितना मिलेगा, मसला हल करें। तो वो शोर से इजाजत ले ले। अच्छा, आप ये बात भी ज़हन में रखें, ये चलें इस मौजू पे गुफ्तगू हो रही है तो मैं ये भी अर्ज कर दूं, मियाँ बीवी के दरमियान ले दे भी चलता है। क्या मतलब ले दे? कुरान मजीद में क्या आता है? कुरान मजीद में क्या आता है कि अगर औरत को ये डर हो कि शोर मेरे साथ ज्यादती करेगा, तो वो अपने हुकूक में से उसे कुछ माफ कर दे, तो इसमें कोई गुनाह नहीं। हजरत सौदा ने जब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तलाक दे देंगे, तो हजरत सौदा ने क्या किया कि मैं अपने दिन की बारी जो है वो आपको हिबा करती हूँ, आप हजरत आयशा को दे दें, आप हजरत आयशा को दे दें। तो ये इस तरह इन मामलात में ऐसे भी चलता है। बाकी जो है वो औरत को अगर मर्द इजाजत दे और वो साथ ये कहे कि चलो ठीक है तुम कमा लो, तो लेकिन उसमें से इतने परसेंट मेरा इतने परसेंट आपका, तो ये भी दुरुस्त है, इसमें भी हर्ज नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब मर्द बीवी को इजाजत देगा तो जाहिर सी बात है वो अपने हुकूक में कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करेगा, तो वो उस कंप्रोमाइज के बदले उससे ले सकता है। बहरहाल जी, आते हैं विरासत की तरफ। खामंद बताएं जी, खामंद का कितना हिस्सा होगा? बताएं बताएं, शाबाश। खामंद का कितना हिस्सा होगा? 1/2। क्यों 1/2 क्यों है, 1/4 क्यों नहीं है? 1/2 इसलिए कि मरने वाली औरत की कोई औलाद नहीं है, और मरने वाली औरत का जो भाई है, अब देखें उसका बेटा भी कोई नहीं, उसका बाप भी कोई नहीं। असबा जो है ना, असबा वो सिर्फ मर्द होते हैं, औरतें नहीं होती हैं। असबा बिल गैर, असबा जो असबा बिन नफ्स है, असबा बिल गैर नहीं, सॉरी, असबा बिन नफ्स। तो अब भाई है तो भाई असबा बनेगा। अब कुल माल के कितने हिस्से होंगे? असल मसला क्या बनेगा? दो। दो में से एक खामन को और एक भाई को, यानी कुल माल के दो हिस्से करके आधा माल खामन को और आधा माल है भाई को। ठीक है जी। इसके बाद आगे आ जाए जी, दूसरी हालत, खामन को बीवी की जायदाद का 1/4 मिलेगा अगर बीवी की कोई औलाद मौजूद हो, खाइस खामन से हो या किसी साबका खामन से, या वलदुज़िना हो। वलदुज़िना क्योंकि उसे माँ की तरफ मंसूब किया जाता है। बहरहाल इस पे कल गुफ्तगू करेंगे, आप मसले को समझ लें। एक औरत फोत हो गई, उसने अपना खामन छोड़ा और एक बेटा छोड़ा। अच्छा जी, वो रसा कौन कौन है? खामन है, औरत का, और बेटा है। तो खामन को कितना मिलेगा? 1/। भाई बहनों, बहनें भी अगर हो तो ये तब देखेंगे जब बहनें होंगी, इस केस में तो बहनें नहीं है ना। खामद को मिलेगा 1/4 क्योंकि बेटा मौजूद है, और बेटा क्या बन जाएगा? असबा। तो असल मसला क्या बनेगा? 4। असल मसला क्या बनेगा? 4। कुल माल के 4 हिस्से करके एक हिस्सा किसको देंगे? खामद को, और 3 हिस्से किसको देंगे? बेटे को। अच्छा, बिल फर्ज अगर कुल रकम हो, बिल बिल फर्ज अगर कुल रकम हो कितनी? अगर कुल रकम हो 5,40,000। अगर कुल रकम हो कितनी?
5,40,000। अब निकालें 5,40,000 में से। हाँ जी, 5,40,000 को किस पे तकसीम करेंगे? 4 पे। 1,35,000 शोर का, और बाकी 1,35,000 के 3 हिस्से बच गए। तो 1,35,000 ज़रबे 3, यानी बाकी जो 3 हिस्से हैं 4,05,000। तो 4,05,000 कौन ले जाएगा? बेटा। ठीक है जी। तो 10 बज गए हैं, बाकी इंशाल्लाह कल। तो अगर किसी का कोई सवाल है सबक से मुताल्लिका तो वो पूछ सकता है।